राम खिलावन भाई, आज तो खेत में काम करते करते कमर टूट गई। खुशबू खींच लाई है। जल्दी से एक प्लेट बिरयानी लगा दो, पेट में चूहे कूद रहे हैं। चूहे कूद रहे हों या हाथी, आज बिरयानी का रेट 130 रुपए प्लेट है। पैसा निकाल, फिर थाली मिलेगी। अरे भाई, कल ही तो 80 रुपए में खाकर गया था, एक ही रात में 50 रुपए बढ़ा दिए। ना तो बाजार में मछली महंगी हुई है, ना ही चावल का दाम बढ़ा है। ये तो सरेआम डाका है। डाका देखना है तो शहर के होटलों में जा, खाना है तो खा, नहीं तो अपनी पतली गली पकड़। यहाँ मेरे पास बहस करने का टाइम नहीं है, पीछे और भी लोग कतार में हैं। अरे भाई, पुराना ग्राहक हूं, कोई दुश्मन तो नहीं। 2 दिन में ऐसा क्या बदल गया जो सीधे 130 रुपए मांग रहे हो? कोई नियम कायदा है या नहीं? नियम चाहिए तुझे? देख वो ऊपर सूरज कैसे तप रहा है। इस भट्टी की आग और बाहर की गर्मी में जो मेरा पसीना बह रहा है, ये रेट उसका है। जितनी गर्मी बढ़ेगी, राम खिलावन की बिरयानी का दाम भी उतना ही चढ़ेगा। मेरा पसीना पानी नहीं है जो तुझे मुफ्त में पिला दूं। ये तो सरासर तानाशाही है। मौसम का गुस्सा ग्राहकों पर क्यों निकाल रहे हो? तुम बस अपनी मनमर्जी चला रहे हो क्योंकि पूरे गांव में तुम्हारे सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हाँ, चला रहा हूं अपनी मर्जी। दम है तो पूरे जिले में घूमा। अगर कोई ऐसी मटका बिरयानी खिला दे तो जीवन भर गुलामी करूंगा तेरी। नहीं खाना तो रास्ता नाप, दिमाग मत चाट। याद रखना राम खिलावन, घमंड का घड़ा एक दिन जरूर फूटता है। जिस दिन लोगों को तुम्हारे स्वाद से ज्यादा तुम्हारी बदतमीजी खटकने लगेगी, तुम्हारी ये हंडी इसी चूल्हे पे धरी रह जाएगी। मैं जा रहा हूं और आज के बाद तुम्हारी इस दुकान की तरफ थूकूंगा भी नहीं। चल निकल, बड़े आए नसीहत देने वाले। जाकर घर का सूखा साग भात खा। दोबारा यहां दिखे तो इसी डंडे से सुजा दूंगा पीठ। भाग यहां से। रामखिलावन का अहंकार 7वें आसमान पर था। लोग उसके डर और मजबूरी में चुपचाप आते, पैसे देते और चले जाते। उसी समय गांव के दूसरे छोर पर केसर नाम का एक गरीब और ईमानदार नौजवान जमींदार के बाग में पसीना बहा रहा था। तभी पगडंडी से एक फटे हाल, धूल से सना परदेसी मुसाफिर गुजर रहा था। भूख के मारे उस मुसाफिर के पैर लड़खड़ा रहे थे। वह केसर के पास जाकर बैठ गया। भाई, जरा सुनना, क्या इस आसपास कोई ऐसी जगह है जहां सूखी रोटी भी मिल जाए? सुबह से पानी की एक बूंद पेट में नहीं गई है, जान निकली जा रही है। अरे बाबूजी, आप गलत रास्ते पर आ गए। खाने पीने की दुकानें तो पीछे मुख्य चौराहे पर ही छूट गईं। अब इस रास्ते पर आगे सिर्फ बंजर जमीन और सूखी झाड़ियां हैं। राम खिलावन का ढाबा तो बहुत पीछे रह गया। यह सुनते ही परदेसी बाबू की आंखों के सामने जैसे अंधेरा छा गया। उन्होंने बेबसी से अपना सिर पकड़ लिया। पीछे जाने की हिम्मत नहीं है भाई। सच तो ये है कि रास्ते में मेरा बैग और बटुआ किसी ने पार कर दिया। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैंने सोचा था किसी ढाबे वाले से कहूंगा कि मुझे 2 रोटियां दे दे, बदले में मैं दिन भर उसकी दुकान का कचरा साफ कर दूंगा। बस भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। मुसाफिर के मुंह से काम के बदले रोटी की बात सुनते ही केसर का दिल पसीज गया। उसे अपनी दादी की कही बात याद आई कि द्वार पर आए भूखे को जो काम का लालच दे, उससे बड़ा पापी कोई नहीं। बाबूजी, आप ये कैसी ऊंची बात कर रहे हैं? हमारे सुखनपुर की संस्कृति इतनी भी कंगाल नहीं हुई है कि एक भूखे मेहमान से खाना खिलाने के बदले मजदूरी कराए। अगर आप उस राम खिलावन के पास जाते तो वो आपको धक्के मारकर निकाल देता। लेकिन केसर के घर का चूल्हा कभी किसी भूखे के लिए मना नहीं करता। परदेसी बाबू ने जब यह सुना तो उनकी बुझती हुई आंखों में एक नई उम्मीद जाग उठी। आप चुपचाप मेरे साथ मेरे घर चलिए। छोटा सा झोपड़ा है, पर मेरी माँ के हाथों में वो हुनर है कि आप ढाबे का स्वाद भूल जाएंगे। वो जो भी बनाती हैं उसमें दिल का प्यार उड़ेल देती हैं। चलिए, आज आप हमारे यहाँ अतिथि हैं। तुम्हारा बहुत धन्यवाद भाई। इस मतलबी दुनिया में तुमने एक अजनबी पर जो भरोसा दिखाया है ना, उसका कर्ज मैं कभी नहीं भूलूंगा। पर मुझे लग रहा है कि मैं बिना वजह तुम पर बोझ बन रहा हूं। बाबूजी, अन्न का दान कभी बोझ नहीं होता। हमारे यहाँ तो मेहमान को भगवान का रूप मानते हैं। चलिए, माँ राह देख रही होगी। केसर उस मुसाफिर को अपनी छोटी सी झोपड़ी में ले आया। घर भले ही कच्चा था, लेकिन आंगन गोबर से लिपा हुआ और बेहद शांत था। केसर की माँ ने आदर के साथ थाली में गर्मा गर्म सादा खाना परोसा।
भूख से बेहाल परदेसी बाबू ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला, उनके चेहरे का तनाव गायब हो गया। केसर भाई, सच कहूं तो मैंने देश विदेश के बड़े होटलों का खाना चखा है, पर जो सुकून और जो असली स्वाद मां जी के इस सादे खाने में है वो कहीं नहीं मिला। ये खाना नहीं, साक्षात प्रसाद है। पेट भर जाने के बाद परदेसी बाबू के चेहरे पर एक नई चमक आ गई। उन्होंने कुछ सोचा और केसर के सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। केसर, मुझे इस गांव की सादगी बहुत भा गई है। क्या मैं यहाँ तुम्हारे साथ 1 महीने के लिए रुक सकता हूँ? मुझे बस इस ओसारे यानी बरामदे में एक कोना दे दो। केसर कुछ कहता, उससे पहले ही अंदर से उसकी माँ हाथ धोते हुए बाहर आई। बेटा, बुरा मत मानना, पर हम ठहरे सीधे साधे गांव के लोग। तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, हमें कुछ नहीं पता। ऐसे में एक अजनबी को 1 महीने के लिए घर में पनाह देना मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अरे माँ, डरो मत, जरा इनकी आंखें देखो कितनी साफ हैं। कोई बदमाश या ठग होता तो क्या रोटी के बदले बर्तन मांजने की भीख मांगता। इन्हें बस कुछ दिन के लिए एक छत चाहिए, रहने दो ना। फिर केसर परदेसी बाबू की तरफ मुड़ा। देखिए बाबूजी, माँ की बात भी सही है और हमारे यहाँ एक नियम है, मुफ्त की रोटी किसी को नहीं दी जाती। अगर आपको यहाँ रुकना है तो कल से मेरे साथ खेत में कुदाल चलानी होगी। मेहनत का पसीना बहाओगे तभी थाली मिलेगी। मंजूर है? मुझे संघर्ष मंजूर है केसर भाई। मैं मेहनत से कभी पीछे नहीं हटूंगा। तुम जो काम दोगे मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। तभी माँ के चेहरे पर अचानक उदासी छा गई और उन्होंने एक ठंडी सांस ली। केसर बेटा, बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। आज शाम को जरा ठाकुर साहब की गढ़ी हवेली चक्कर लगा आना। सालों से तू उनके खेतों में हाड़ मांस गला रहा है, पर उनका कर्ज का ब्याज है कि घटने का नाम ही नहीं लेता। पता नहीं और कितनी उधारी निकाल कर बैठे हैं। जमींदार का नाम सुनते ही केसर का चेहरा उतर गया। उस अत्याचारी ठाकुर का नाम सुनते ही पूरे सुखनपुर के गरीबों के पेट में खलबली मच जाती थी। हाँ माँ, आज हिसाब साफ करना ही पड़ेगा, वरना वो अगली फसल भी अपने गोदाम में डलवा लेंगे। और सुनो, जब इन बाबूजी को घर में रख ही लिया है तो इन्हें भी साथ ले चलता हूँ। गढ़ी का रास्ता भी देख लेंगे और सुखनपुर का थोड़ा भूगोल भी समझ जाएंगे। केसर ने परदेसी बाबू को इशारा किया। चलिए बाबूजी, पहले ठाकुर साहब का हिसाब निपटाते हैं, फिर आपको अपनी जन्मभूमि घुमाऊंगा। रास्ते में वो घमंडी राम खिलावन का ढाबा भी दिखेगा। चलो केसर भाई, मैं तैयार हूं। आज सुखनपुर की असलियत को करीब से देखते हैं। दोनों झोपड़ी से बाहर निकल पड़े थे। केसर के कदम भारी थे क्योंकि उसे कर्ज के दलदल का सामना करना था, लेकिन परदेसी बाबू की आंखों में एक गहरी खोजी चमक थी। वे गांव की हर एक हलचल को बहुत बारीकी से भांप रहे थे। धूल उड़ाते हुए दोनों जमींदार ठाकुर बलवंत सिंह की आलीशान हवेली पहुंचे। क्यों रे केसर, आज इधर कैसे रास्ता भूल गया? मेरा पुराना ब्याज चुकाने के पैसे लाया है या फिर वही रोना रोने आया है कि सूखा पड़ गया? मालिक, बस 1 महीने की मोहलत और दे दीजिए। इस बार फसल अच्छी है, कटते ही पाई पाई चुका दूंगा। मोहलत? मेरी हवेली कोई धर्मशाला नहीं है केसर। चल, आखिरी बार 30 दिन का समय दे रहा हूं। अगर इस 1 महीने में मेरा पूरा हिसाब चुकता नहीं हुआ तो ये जो तेरी झोपड़ी और जमीन है वो मेरे नाम हो जाएगी। फिर अपनी बूढ़ी मां को लेकर चाहे जहां भटक, मुझे मतलब नहीं। और ये तेरे पीछे कौन खड़ा है? कोई शहरी बाबू लगता है। जी मालिक, ये मेरे एक दूर के मेहमान हैं, कुछ दिन गांव देखने आए हैं। मेहमान है या कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं। याद रखना केसर, 30 दिन, उसके बाद सीधे जमीन पर कब्जा। अब दफा हो यहां से। ठाकुर की आखिरी चेतावनी सुनकर केसर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भारी मन से परदेसी बाबू को लेकर हवेली से बाहर आया। उसकी आंखों में बेबसी के आंसू थे। बाबूजी, ठाकुर ने तो सीधे बेघर करने की धमकी दे दी। 1 महीने में इतना बड़ा कर्ज कहां से लाऊंगा? अगर हमारी झोपड़ी छिन गई तो मेरी बूढ़ी माँ इस उम्र में कहां जाएगी? केसर भाई, हिम्मत मत हारो। ठाकुर ने रास्ता खुद दिखाया है। उसने कहा है ना कि चाहे कोई भी धंधा करो, उससे बस पैसा चाहिए। हम रास्ता ढूंढ निकालेंगे। चलो पहले जरा गांव का बाजार देख लें। केसर परदेसी बाबू को लेकर गांव के मुख्य चौराहे की तरफ बढ़ा। दोपहर का वक्त था और राम खिलावन के ढाबे पर
ग्राहकों का तांता लगा हुआ था। परदेसी बाबू ने जब उस भीड़ को और रामखिलावन के अकड़ू तेवरों को देखा तो वे अचानक ठिठक गए और केसर की तरफ मुड़कर बोले, अरे केसर भाई, ये तो सरासर नाइंसाफी है। तुमने मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ? कैसा झूठ बाबूजी? मैंने आपसे क्या झूठ बोल दिया? अरे भाई, जब खेत में मैंने तुमसे कहा था कि मुझे बहुत तेज भूख लगी है, कोई दुकान बताओ, तब तुमने कहा था कि यहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं है। और अब देखो, इस चौराहे पर ये इतना बड़ा ढाबा चल रहा है। तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? बाबूजी, मैंने झूठ नहीं बोला था। इस ढाबे का मालिक वही रामखिलावन है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। यहाँ लोग अपनी मर्जी या स्वाद के लिए नहीं बल्कि मजबूरी में आते हैं। पूरे सुखनपुर और आसपास के इलाके में बिरयानी के नाम पर इसी का राज चलता है। ये आदमी बड़ा ही बेरहम है। इसका अजीब नियम है, सूरज जितना तपेगा इसकी बिरयानी का दाम भी उतना ही बढ़ेगा। कल जो 80 रुपए था आज सीधा 130 रुपए कर दिया। ऐसे कसाई के पास आपको कैसे भेज देता? परदेसी बाबू कुछ देर शांत खड़े होकर उस ढाबे को देखते रहे। उनकी आंखों में एक चमक सी उभरी, मानो उनके दिमाग में कोई अनोखी तरकीब आई हो। केसर भाई, अगर मैं तुम्हें इस मुसीबत से निकलने का एक बेहतरीन रास्ता बताऊं तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? बाबूजी, अगर रास्ता सही हुआ और जिससे मेरी माँ का सिर छिपाने की छत बची रहे तो मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। केसर भाई, क्यों ना हम भी इसी चौराहे के दूसरे कोने पर एक छोटा सा ठेला लगाएं और उस पर अपनी खुद की खास बिरयानी बेचना शुरू करें? क्या बात कर रहे हो बाबूजी? आपका दिमाग तो ठीक है। हमारे पास तो शाम के राशन के पैसे नहीं है और आप ठेला खोलने की बात कर रहे हैं। ऊपर से जमींदार का कर्ज सिर पर तलवार की तरह लटक रहा है। ठेला, बर्तन, राशन, इन सब के लिए पैसा कहां से आएगा? ये नामुमकिन है बाबूजी। चलिए घर चलिए। केसर, हौसला रखो। ये बताओ कि इस गांव में कोई भरोसेमंद सुनार की दुकान है? ये देखो, ये सोने की अंगूठी मेरी माँ ने मुझे आखिरी निशानी के तौर पर दी थी। इसे बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे उससे हम अपना ठेला और बिरयानी का सारा सामान खरीदेंगे। अगर तुम आज मेरी इस बात पर भरोसा कर लो तो मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के भीतर ठाकुर का एक एक पैसा सूद समेत वापस मिल जाएगा। बाबूजी, आप रामखिलावन को नहीं जानते। वो बहुत बड़ा दबंग है। अगर उसे जरा भी पता चला कि कोई उसके धंधे के सामने खड़ा हो रहा है तो वो पल भर में गुंडे भेजकर हमारा ठेला तोड़वा देगा। हम उससे मुकाबला नहीं कर पाएंगे। केसर भाई, मैदान में उतरने से पहले ही हथियार क्यों डाल रहे हो? तुम बस चूल्हा संभालो और मेरा साथ दो। मैं भी तो देखूं कि कौन माई का लाल हमारा ठेला बंद करवाता है। तुम बस मुझे सुनार के पास ले चलो। परदेसी बाबू के चेहरे पर ऐसा तेज था कि केसर को उनके आगे झुकना ही पड़ा। वह उन्हें गांव के सबसे पुराने और ईमानदार सुनार नेमचंद की दुकान पर ले गया। नेमचंद ने अंगूठी को कसौटी पर परखा और उसके पूरे 5,000 रुपये केसर के हाथ में थमा दिए। उन 5,000 रुपये से दोनों ने ठेला और सारे सामान खरीद लिए। अगली सुबह सुखनपुर की हवाओं में एक अलग ही हलचल थी। अभी भोर की किरणें फूटी ही थीं कि केसर के आंगन में चूल्हा सुलग उठा। परदेसी बाबू और केसर ने मिलकर बिल्कुल पारंपरिक और देसी अंदाज में चूल्हे पर बिरयानी पकाना शुरू किया। बिरयानी तैयार होते ही दोनों ने बड़े सलीके से उसे ठेले पर सजाया और चौराहे के दूसरे कोने पर रामखिलावन के ढाबे से कुछ ही दूरी पर अपना ठेला खड़ा कर दिया। बिरयानी की खुशबू हवा के झोंके के साथ चारों तरफ फैल गई। लोग अपनी इस नई खुशबू की तरफ खींचे चले आए। देखते ही देखते रामखिलावन के ढाबे के 2 पुराने ग्राहक दौड़ते हुए केसर के ठेले के पास पहुंचे। अरे केसर भाई, तुम तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। खेत छोड़कर सीधा बिरयानी का ठेला लगा लिया। और ये तुम्हारे साथ जो नया भाई खड़ा है, लगता है ये तुम्हें बहुत आगे ले जाएगा। अरे हाँ भाई, खुशबू तो सीधे कलेजे में उतर रही है। जरा ये तो बताओ, एक प्लेट का क्या दाम रखा है? बाबूजी, सिर्फ 70 रुपए प्लेट है। क्या? सिर्फ 70 रुपए? अरे केसर, तुम उस रामखिलावन की तरह ऊंचे दाम क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम्हें इस कड़कड़ाती धूप में भट्टी के पास गर्मी नहीं लगती? वो तो कहता है कि दोपहर में पसीना बहाने का एक्स्ट्रा टैक्स लगता है। बाबूजी, चाहे खेत में कुदाल चलाऊं या यहाँ बिरयानी पकाऊं, मेहनत तो उतनी ही है और पसीना भी उतना ही बहेगा। अगर एक प्लेट पर मुझे 10 रुपए का मुनाफा भी मिल जाए तो मेरी माँ और मेरा पेट आराम से पल जाएगा।
चंद पैसों के लालच में आकर मैं अपने ही गांव के लोगों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाना चाहता। केसर की यह सादगी और ईमानदारी दोनों ग्राहकों के दिल को छू गई। उन्होंने तुरंत एक एक प्लेट बिरयानी ली। जैसे ही पहला निवाला उनके मुंह में गया, उनके चेहरों पर एक अद्भुत तृप्ति और सुकून छा गया। वे स्वाद के दीवाने हो गए। वाह केसर भाई वाह, क्या स्वाद है। राम खिलावन की बिरयानी में तो सिर्फ तीखापन, मिर्च और उसका घमंड भरा होता था, लेकिन तुम्हारी इस बिरयानी में तो असली अपनत्व और ममता का स्वाद है। तुम यहीं रुको केसर, मैं अभी पूरे गांव में ढिंडोरा पीट कर आता हूं कि लूटने वाले राम खिलावन से 1000 गुना बेहतर स्वाद और सम्मान अब हमारे केसर के ठेले पर मिल रहा है। सुखनपुर का पैसा अब सही जगह जाएगा। दोपहर ढलते ढलते चौराहे का पूरा नजारा ही बदल गया। उन दो ग्राहकों ने गांव में ऐसी चर्चा फैलाई कि देखते ही देखते लोगों की भारी भीड़ केसर के ठेले की तरफ उमड़ पड़ी। जो लोग सालों से रामखिलावन की गालियां, बदतमीजी और मनमाने दाम सह रहे थे, उन्हें आज मनपसंद स्वाद और भरपूर इज्जत दोनों एक साथ मिल रहे थे। उधर चौराहे के उस पार रामखिलावन अपने ठेले पर अकेला खड़ा मक्खियां मार रहा था। उसके माथे पर गुस्से और चिंता की लकीरें उभर आई थीं। आज दोपहर बीत गई और सिर्फ 8 प्लेट बिरयानी बिकी है। ऐसा तो मेरे इतिहास में कभी नहीं हुआ। क्या आज पूरे सुखनपुर के लोगों के पेट खराब हो गए हैं या सबने उपवास रख लिया है? रामखिलावन को अभी तक इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि चौराहे के ठीक दूसरी तरफ उसके घमंड का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढाना शुरू हो चुका है। उसने इसे बस एक बुरा दिन समझा और गुस्से में दुकान बढ़ाने लगा। शाम को केसर और परदेसी बाबू अपनी पूरी खाली हो चुकी देग लेकर खुशी खुशी घर लौटे। केसर की आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। घर आते ही उन्होंने गल्ला खोला और सारा हिसाब जोड़ा। राशन, कोयला, मछली और मसालों का सारा खर्च निकालने के बाद जो मुनाफा बचा, उसने केसर की माँ के होश उड़ा दिए। माँ, ओ माँ देखो, आज सारे खर्चे काटकर हमें पूरे 850 रुपए की शुद्ध बचत हुई है। हमारी पूरे परिवार की महीने भर की कमाई एक दिन में आ गई माँ। बेटा, आज तुम्हारी वजह से मेरी इस उजड़ती हुई गृहस्थी को एक नया सहारा मिल गया है। तुम्हारा ये एहसान मैं जीती जी नहीं भूलूंगी। माँ जी, आप मुझे पराया मत समझिए। ये सब केसर भाई की लगन और आपके आशीर्वाद का नतीजा है। और केसर भाई, खुश होने का वक्त जरूर है, पर ढीले पड़ने का नहीं। ये तो बस हमारी पहली जीत है। परदेसी बाबू की आंखों में कल की एक बड़ी और कड़क योजना साफ दिखाई दे रही थी। केसर, कल हम अपनी बिरयानी का मुकाबला और बड़ा करेंगे। कल हम इसमें रोहू मछली के बड़े और रसीले पीस डालेंगे और चावल की क्वालिटी और निखारेंगे। कल राम खिलावन को पता चलेगा कि उसका असली प्रतिद्वंदी कौन है। अगली सुबह सुखनपुर के आसमान में सूरज अभी आधा ही निकला था कि केसर के ठेले पर कल से दोगुनी भीड़ जुट गई। परदेसी बाबू की तरकीब रंग लाई थी। रोहू मछली के बड़े रसीले पीस और महकते बासमती चावल ने ऐसा जादू किया कि लोग दीवाने हो गए। देखते ही देखते कतार इतनी लंबी हो गई कि चौराहे का आधा रास्ता घिर गया। उधर अपने आलीशान ढाबे पर रामखिलावन हाथ पर हाथ धरे खड़ा था। दोपहर होने को आई, पर एक भी ग्राहक उसके ढाबे की सीढ़ियां नहीं चढ़ा। उसके काउंटर की देग वैसी की वैसी भरी पड़ी थी। आखिर माजरा क्या है? सुखनपुर के लोग रातों रात गायब कहाँ हो गए? ना किसी से लड़ाई हुई, ना कोई त्योहार है, फिर ये सन्नाटा क्यों? कहीं गांव वालों ने मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच दी? शक और गुस्से से उबलता हुआ रामखिलावन अपनी भारी लाठी उठाकर चौराहे की तरफ निकल पड़ा। अभी उसने 50 कदम ही बढ़ाए थे कि हवा के एक झोंके ने उसकी नाक में बिरयानी की एक ऐसी कातिलाना खुशबू भर दी, जो उसके अपने मसालों से कहीं ज्यादा ताजा और असरदार थी। वह उस खुशबू का पीछा करते हुए चौराहे के दूसरे कोने पर पहुंचा और वहां जो देखा, उसे देखकर उसके बदन में मानो बिजली दौड़ गई। वहां एक ठेला खड़ा था, जिसे उसका पुराना सीधा साधा ग्राहक केसर और वह नया परदेसी मुसाफिर चला रहे थे। गांव की आधी आबादी उनके ठेले को घेरे खड़ी थी। रामखिलावन के तन बदन में आग लग गई। वह केसर के ठीक सामने जा खड़ा हुआ। ओए केसर, तेरी ये मजाल! एक मामूली सा खेत मजदूर होकर तूने राम खिलावन के धंधे पर डाका डाला है।
तू भूल गया कि इस सुखनपुर के बाजार का बेताज बादशाह कौन है? राम खिलावन भाई, मैंने किसी के पेट पर लात नहीं मारी। मैंने तो सिर्फ उस घमंड को चुनौती दी है जो मौसम की गर्मी का बहाना बनाकर गरीबों की जेब काटता था। ये बाजार है, यहां लाठी की धौंस नहीं, हुनर और इंसानियत चलती है। राम खिलावन ने अपनी खूंखार नजरें पास खड़े परदेसी बाबू पर टिका दी, जो बड़े शांत भाव से मुस्कुरा रहे थे। अच्छा, तो तू है वो अजनबी कीड़ा जो मेरे गांव में आकर दूसरों के घरों में आग लगा रहा है। खुद के पास खाने को दाना नहीं था और चला है राम खिलावन से टक्कर लेने। याद रखना परदेसी, मेरी लाठी जब चलती है तो बड़े बड़े सूरमा शहर भाग जाते हैं और यहाँ की गढ़ी में ठाकुर बलवंत सिंह की लात चलती है। राम खिलावन जी, आप जिस लाठी और ठाकुर की धौंस दिखा रहे हैं ना, वो कानून के सामने रेत की दीवार की तरह ढह जाएगी। आप जैसे लोग जो अनपढ़ और सीधे गांव वालों को डराकर जबरन वसूली करते हैं, उनके लिए जेल के दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। अपनी जुबान को लगाम दीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। अच्छा, बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। देख लूंगा तुम दोनों को। और तुम गांव वालों, सुन लो कान खोलकर। आज इस 2 दिन के ठेले पर मजे उड़ा रहे हो ना, जिस दिन ये ठेला उजड़ेगा और तुम रेंगते हुए मेरे ढाबे पर आओगे, उस दिन अगर तुम्हें भीख मांगते हुए ना खिलाया तो मेरा नाम भी राम खिलावन नहीं। याद रखना मेरी बात। अगले दिन दोपहर को केसर और परदेसी बाबू ने फिर से ठेला लगाया। अभी 4-5 प्लेट ही बिकी थीं कि अचानक सायरन बजाती हुई पुलिस की एक सरकारी जीप चौराहे पर आकर रुकी। जीप से इंस्पेक्टर उतरा और उसके ठीक पीछे राम खिलावन और गांव का एक आवारा लड़का मक्खन बड़े ही शातिर अंदाज में बाहर आए। राम खिलावन के चेहरे पर एक कमीनी मुस्कान थी। उसने इंस्पेक्टर को भारी रिश्वत देकर पहले ही सेट कर लिया था ताकि केसर का खेल हमेशा के लिए खत्म हो सके। साहब देखिए, यही है वो ठेला। ये लोग सड़ी हुई मछलियां और मिलावटी मसाले डालकर पूरे सुखनपुर की जान खतरे में डाल रहे हैं। ये देखिए मेरा गवाह मक्खन, इसने कल यहाँ की बिरयानी खाई थी और रात भर खून की उल्टियां करता रहा। बाल बाल बची है इसकी जान। क्यों बे केसर, 4 पैसे क्या कमा लिए, अब गांव वालों को जहर परोसने लगा? कानून का कोई डर है या नहीं? अभी के अभी ये ठेला बंद कर और चल थाने। तेरी ऐसी मरम्मत करूंगा कि दोबारा चूल्हा जलाने लायक नहीं बचेगा। पुलिस और डंडे को देखकर केसर का पूरा शरीर कांपने लगा। उसके हाथ से कड़छी छूटने ही वाली थी कि तभी परदेसी बाबू बिना किसी शिकन के इंस्पेक्टर के ठीक सामने आकर खड़े हो गए। इंस्पेक्टर साहब, जरा ठहरिए। भारतीय कानून की धारा के तहत बिना किसी फूड सेफ्टी ऑफिसर की लैब रिपोर्ट और पुख्ता मेडिकल सर्टिफिकेट के आप किसी का चलता हुआ रोजगार बंद नहीं करवा सकते। क्या आपके पास इस लड़के मक्खन की कोई सरकारी मेडिकल रिपोर्ट है, या फिर आपने इस खाने का कोई सैंपल लिया है? साला कौन है बे जो मुझे वर्दी का रौब झाड़कर कानून की किताब पढ़ा रहा है? ज्यादा वकालत मत झाड़, वरना इसे तो छोड़, पहले तुझे जीप में डालकर हवालात की हवा खिलाऊंगा। शायद तुमने अपनी सर्विस बुक ठीक से नहीं पढ़ी इंस्पेक्टर। जरा गौर से इस कार्ड को देखो। परदेसी बाबू ने अपनी जेब से एक चमचमाता हुआ चमड़े का वॉलेट निकाला और उसमें लगा एक सरकारी आइडेंटिटी कार्ड, आईडी, इंस्पेक्टर की आंखों के ठीक सामने कर दिया। सर, जय हिंद सर। आप यहाँ इस भेष में? हाँ, मैं पिछले 1 महीने से इसी सुखनपुर और आसपास के थानों की गुप्त जांच पर हूँ। मुझे शहर तक रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ के कुछ जमींदार और राम खिलावन जैसे अपराधी पुलिस को रिश्वत देकर गरीबों का खून चूस रहे हैं। इंस्पेक्टर, तुमने एक झूठे गवाह के चक्कर में आकर अपने पद का दुरुपयोग किया है। सस्पेंशन लेटर शाम तक तुम्हारे हाथ में होगा। पासा पूरी तरह पलट चुका था। इंस्पेक्टर ने अपनी नौकरी बचाने के लिए तुरंत पलटी मारी, राम खिलावन को दबोच लिया। राम खिलावन चिल्लाता रहा, पैर पटकता रहा, पर पुलिस उसे जीप में डालकर ले जाती है। केसर अपनी जगह पर जड़ खड़ा था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस बेघर मुसाफिर को उसने अपनी झोपड़ी में पनाह दी थी, वह पूरे जिले का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी है। बाबूजी, इतना बड़ा धोखा! आपने हमसे अपनी इतनी बड़ी पहचान छिपा कर रखी।
केसर भाई, मैं यहाँ सिर्फ अपराधियों का जाल साफ करने आया था, पर तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी माँ की ममता ने मुझे ये सिखाया कि असली अतिथि देवो भव क्या होता है। राम खिलावन और ठाकुर बलवंत सिंह के काले धन के खातों को सील कर दिया गया है। ठाकुर का सारा अवैध कर्ज सरकारी तौर पर खारिज हो चुका है। अब तुम्हारी झोपड़ी और जमीन हमेशा के लिए तुम्हारी है। और हां, राम खिलावन का ये आलीशान ढाबा अब कानूनी तौर पर सुखनपुर की पंचायत तुम्हें सौंपती है। इसे संभालो और अपनी मां का ख्याल रखना। इतना कहकर परदेसी बाबू ने केसर को गले से लगाया और अपनी जीप में बैठकर धूल उड़ाते हुए शहर की तरफ रवाना हो गए। सुखनपुर के इतिहास से राम खिलावन का घमंड हमेशा के लिए मिट चुका था और केसर के हाथों का सच्चा स्वाद और ईमानदारी पूरे इलाके की नई पहचान बन चुके थे।